अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। ठीक है वही कैसन जनाब। रहे, खैर है? खैरियत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र इधर अल्हम्दुलिल्लाह खैर रिकॉर्डिंग सर। स्टार्ट कर, लेक्चर स्टार्ट को मखा। ओके सर। अच्छा जी। हमने लास्ट टाइम बात की थी चैप्टर नंबर 3 में अबाउट रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट, और फिर हमने फैक्टर देखा था कि अगर रिलायबिलिटी फॉर एग्जांपल हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो रिलायबिलिटी और फॉल्ट्स को रिमूव करने में जो परसेंटेज है उस हवाले से हमने थोड़ी सी बात की थी कि और फिर वो सर रिलायबिलिटी। जी बच्चे। द रिकॉर्डिंग तासु रवान करो कना सर जी मते हाँ रवान बखवी। करे देख पन सही है माख पन सर। लगो ने बस यही सुनिश्चित। तो उस हवाले से हमने बात की है लास्ट टाइम। रिलायबिलिटी परसेप्शन पे बात की थी, फिर रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट पे बात की है। आज हम डिस्कशन करेंगे सेफ्टी, और फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है सिक्योरिटी। ठीक है। तो सेफ्टी पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर भी चुके हैं कि सेफ्टी सिस्टम के हवाले से जब हम डिफाइन करते हैं तो सेफ्टी सिस्टम की वो वाली प्रॉपर्टी है कि सिस्टम वेदर आपके पास कंडीशन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है। वो सिस्टम की एबिलिटी आपको ये दिखा, सेफ्टी सिस्टम की ये एबिलिटी आपको दिखाता है कि वेदर सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है या एबनॉर्मल कंडीशन में। इन आइदर केस सिस्टम जो ऑपरेशन करेगा वो आपके सिस्टम की वजह से कोई भी ह्यूमन इंजरी या डेथ या डैमेज टू द सिस्टम एनवायरनमेंट अकर नहीं होगी। तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हो दिस इज नोन एज सेफ्टी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो सेफ्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम दैट रिफ्लेक्ट्स द सिस्टम्स एबिलिटी टू ऑपरेट नॉर्मली और एबनॉर्मली। ठीक है। इन आइदर केस नॉर्मल सिचुएशन में तो सिस्टम डैमेज नहीं करेगा या सिस्टम ह्यूमन लाइफ को या इंजरी के हवाले से कोई डेंजर नहीं होगी, लेकिन स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन, कि एबनॉर्मल सिचुएशन में भी आपके सिस्टम में ये एबिलिटी हो कि वो क्या ह्यूमन इंजरी या डेथ के हवाले से या सिस्टम के एनवायरनमेंट के हवाले से नुकसान पहुंचाने की जो उसकी सलाहियत है उसको हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लिमिट करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हो दिस इज कॉल्ड एज सेफ्टी। और चूंकि ये आजकल इम्पोर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट टू कंसिडर systems consider software safety as more and more devices incorporate सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। आजकल क्या हो रहा है कि सेफ्टी पैरामीटर की इंपॉर्टेंस इसलिए बन रही है कि घरों में फॉर एग्जांपल आप देख लें कि होम ऑटोमेशन आजकल हो रही है, मोबाइल कैमरास के थ्रू सर्वेलेंस हो रही है, या गेट्स हैं आपके ऑटोमेटेड गेट्स हैं, या इसके अलावा आपके पास जो पावर कंट्रोल है वो सारा ऑटोमेटेड हो गया। मोबाइल फ़ोन पे आप सारा मॉनिटर या ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये सारे की सारी चीज़ें क्या, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। कैमरे को कोई और सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहा है, आपके घर के ऑटोमेशन को कोई और सॉफ्टवेयर मॉनिटर कर रहा है, आपका एसी अगर चल रहा है तो उसको कोई और सॉफ्टवेयर। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम आपके पास बन रहा है ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड है। यहाँ पे कोई एक सॉफ्टवेयर अगर मेल फंक्शन करता है और वो गलत इनपुट, जैसे हमने स्टार्ट में एक बात की थी, स्पोरियस इनपुट की बात की थी, वो एक अनवांटेड सिग्नल जनरेट कर रहे हैं। अब ये जो अनवांटेड सिग्नल जनरेट हो रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो हो सकता है कि आपके सॉफ्टवेयर की वजह से आपका जो सिस्टम है जिसमें हार्डवेयर भी इन्वॉल्व है वो हो सकता है कि इट कैन कॉज ह्यूमन इंजरी और डेथ, और इट मे अफेक्ट द सिस्टम इन्वायरमेंट। इसलिए इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस भी आजकल सेफ्टी के हवाले से बढ़ गई है, बिकॉज सिस्टम्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे यार इनकॉर्पोरेटेड नेटवर्क सिस्टम आपकी मार्केट में आ रहे हैं, आजकल आ रहे हैं। तो उस मार्केट नेटवर्क सिस्टम की वजह से सेफ्टी की पैरामीटर को इम्पोर्टेंस आजकल थोड़ी सी ज़्यादा भी दी जा रही है। क्योंकि सेफ्टी आपका क्या है, इज एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट दैट दे एक्सक्लूड अनडिजायरेबल सिचुएशन देन रादर स्पेसिफाइड सिस्टम सर्विसेज। ठीक है। एक तो ये एक याद रखो कि ये एक्सक्लूसिव रिक्वायरमेंट है। ठीक है। इसका सर्विसेज से कोई लेना देना
नहीं है, ये एक्सटर्नल टू द सिस्टम के हवाले से बात है, इसका फंक्शनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन सिस्टम सर्विसेज, हम इसमें सिस्टम सर्विसेज के हवाले से बात नहीं करते। सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो हम अनडिजायरेबल सिचुएशंस या डिजायरेबल सिचुएशंस, जो हमने ऊपर बात की है कि नॉर्मल सिचुएशन या एबनॉर्मल सिचुएशन है, इन दोनों केसेस में आपका सिस्टम जो है इट विल नॉट कॉज हार्म टू ह्यूमन इंजरी और इट विल नॉट कॉज ह्यूमन डेथ और इट विल नॉट डैमेज द सिस्टम एनवायरनमेंट। तो इस चीज को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज सेफ्टी पैरामीटर ऑफ अ सिस्टम। फिर इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ क्या नाम है, क्लासिफिकेशन है सेफ्टी के हवाले से, उसको हम कहते हैं सेफ्टी क्रिटिकलिटी। तो उसमें आपके पास सेफ्टी के अंदर फिर दो किस्म के सिस्टम्स होते हैं, एक को आप कहते हो प्राइमरी सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम और एक को आप कहते हो सेकेंडरी सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम। प्राइमरी और दोनों सेकेंडरी में सिर्फ फर्क ये है कि प्राइमरी के सेफ्टी जो क्रिटिकल सिस्टम है उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर के ऊपर एम्बेडेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हार्डवेयर फेल हो रहा है तो ओवरऑल सिस्टम फेल होगा, और ओवरऑल सिस्टम फेल होने की वजह से थ्रेट जो ह्यूमन लाइफ को है वो डायरेक्ट थ्रेट होगा। तो अगर डायरेक्ट थ्रेट टू द ह्यूमन लाइफ है और जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी फेलियर की वजह से ओवरऑल आपका हार्डवेयर फेल हो सकता है, तो ऐसे क्रिटिकल सिस्टम को आप कहते हो प्राइमरी सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम। इसके साथ एक और है आपके पास, उसको कहते हैं सेकेंडरी सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम, systems whose failure result in faults in other systems which can threaten people, ठीक है। तो सेकेंडरी सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स हो जाएंगे। चूंकि ये क्रिटिकल सिस्टम्स हैं तो नॉर्मली यहाँ पे सेकेंडरी सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स इतनी डिस्कशन नहीं होती। नॉर्मली क्योंकि क्रिटिकल सिस्टम है तो यहाँ पे होली सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक सिस्टम की अपनी होती है, तो नॉर्मली हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइमरी सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम को। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिस्कशन हेयर फोकसेस ऑन प्राइमरी सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो वो उसको हम वन ऑफ बेसिस या और नॉर्मल सिचुएशन में हम सेकेंडरी सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम पे इतना फोकस नहीं करते, बिकॉज वहाँ पे सिस्टम की डिपेंडेबिलिटी फिर बढ़ती है। एक सिस्टम किसी और सिस्टम पे डिपेंडेंट है कि अगर एक सिस्टम ठीक काम करेगा तो दूसरा वाला भी ठीक काम करेगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिस्टम जो आप डेवलप कर रहे हो क्या है, दैट इज अ क्रिटिकल सिस्टम। तो क्रिटिकल सिस्टम में आप इतना रिस्क नहीं ले सकते हो कि आप किसी और सिस्टम के ऊपर रिलाई करो। क्रिटिकल सिस्टम के अंदर अगर फेल हो रहा है तो वो आप सॉफ्टवेयर जो उस पर इंस्टॉल्ड है जिस हार्डवेयर पे वही उसको फेल कर रहा होगा, इसके अलावा कोई और चीज उसमें फैक्टर शामिल नहीं होगा। तो इसीलिए नॉर्मली मार्केट में जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं वो क्या, दे आर प्राइमरी सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम रादर देन सेकेंडरी सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स। एक सेकेंड। फिर आपके पास सेफ्टी और रिलायबिलिटी के हवाले से थोड़ी डिस्कशन है। तो रिलायबिलिटी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि रिलायबिलिटी सिस्टम की एबिलिटी है कि जो सर्विसेज आपने सिस्टम को बताई है वो सर्विसेज एज इट इज आपको प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही, तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हो रिलायबिलिटी। और सेफ्टी कुछ और चीज़ है। सेफ्टी मैंने आपको बता दिया है कि सिस्टम विल नॉट कॉज डैमेज टू द ह्यूमन in terms of injury to humans या death of the human या damage to the environment, तो इस property को आप कहते हो this is called as safety। अब safety and reliability are related, दोनों related भी हैं लेकिन दोनों बहुत different चीजें भी हैं। safety system की property है जी। कोई पूछ रहा है? ओके। सेफ्टी जो है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी है जो इंश्योर करती है कि सिस्टम कैन नॉट कॉज डैमेज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट इट कंफर्म्स टू इट्स स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसका रिक्वायरमेंट के हवाले से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज रिक्वायरमेंट नॉर्मली कन्वर्ट होती है इनटू सर्विसेज, ठीक है। और जब आपके पास सर्विसेज आती है तो आपकी सर्विसेज डिजायर्ड सर्विसेज बन जाती है। डिजायर्ड सर्विस का मतलब ये है कि वो चीज वैसी ही होगी जैसे होनी चाहिए,
ठीक है, तो अब वो चीज वैसी होगी जैसी होनी चाहिए, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी और सेफ्टी दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, रिलेटेड हैं, बट दे आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, इन जनरल रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी आर नेसेसरी। सिस्टम के हवाले से सेफ्टी जो है, मैंने हमने पहले बात की है कि जब आप डिपेंडेबल सिस्टम की बात करते हो, तो डिपेंडेबल सिस्टम में सबसे पहली चीज जो चेक होती है वो अवेलेबिलिटी चेक होती है। उसके बाद आप देखते हो कि अवेलेबिलिटी है तो आप चेक करोगे कि रिलायबल है कि नहीं है, तब जाके आप कहोगे कि सिस्टम इज आ डिपेंडेबल सिस्टम। फिर उसकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, दैट इज सेफ्टी। फिर आप क्या चीज चेक करते हो कि सिस्टम आपका सेफ है कि नहीं है, सेफ्टी को फिर आप चेक करते हो। लेकिन सेफ्टी के लिए अवेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी का होना भी जरूरी नहीं है, बिकॉज अवेलेबिलिटी तो नॉर्मल सिचुएशन की बात आप कर रहे हो, लेकिन सेफ्टी की जो बात आप करते हो तो सेफ्टी के अंदर नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों सिचुएशन होती है। तो नॉर्मल सिचुएशन में तो सिस्टम आपको अवेलेबल होता है, एबनॉर्मल सिचुएशन में सिस्टम आपको अवेलेबल नहीं होता, तब भी आपका सिस्टम जो है वो डैमेज टू द एनवायरनमेंट या डैमेज टू ह्यूमन लाइफ और डेथ वाली जो सिचुएशन है वो नहीं अकर करेगा। तो ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं आपस में। तो इन जनरली रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशंस फॉर सिस्टम सेफ्टी। डिपेंड करता है कि सिस्टम किस हवाले से आप यूज कर रहे हो। जैसे हमने अभी एग्जांपल की थी इंसुलिन वाली, तो वहाँ पे सेफ्टी का पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पे सेफ्टी का पैरामीटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ पे सेफ्टी से ज़्यादा रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी पे बात होती है, तो वहाँ पे सेफ्टी इतनी इंपॉर्टेंट कंडीशन आपके पास नहीं है। थोड़ा डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ रिवाइज भी हो जाएगा कि रिलायबिलिटी इज कंसर्न्ड विद कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस का मतलब होता है कन्फर्मेशन टू अ गिवन स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस, डिलीवरी ऑफ सर्विस जैसे बताया गया वैसे ही कर रहा है, तो आप कहते हो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रिलायबिलिटी। जब सेफ्टी की बात आप करते हो तो सेफ्टी इज कंसर्न्ड विद इंश्योरिंग सिस्टम कैन नॉट कॉज डैमेज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट इट कन्फर्म्स द स्पेसिफिकेशन। या आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा, एबनॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन है या एबनॉर्मल सिचुएशन है, इन आइदर केस सिस्टम विल नॉट do damage to the environment or it will not damage human life or it will not cause injury। तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हो दिस इज कॉल्ड एज सेफ्टी। ठीक है, तो दोनों साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ चलती हैं, दोनों रिलेटेड है, लेकिन दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी मुख्तलिफ चीजें हैं। फिर थोड़ी सी बात है अनसेफ रिलायबल सिस्टम। ठीक है, अब लफ्ज जरा थोड़ा देख लो कि अनसेफ रिलायबल सिस्टम नॉर्मली किस वजह से, स्पेसिफिकेशन एरर्स की वजह से। इफ द सिस्टम स्पेसिफिकेशन इज इनकरेक्ट देन द सिस्टम कैन बिहेव एज स्पेसिफाइड। अब यहाँ पे देखो, बट स्टिल कॉज एन एक्सीडेंट, तो ऐसे सिस्टम को आप कहते हो अनसेफ रिलायबल सिस्टम। ठीक है, ये और इसकी वजह क्या हो सकती है, रीजन क्या हो सकती है, स्पेसिफिकेशन एरर की वजह से। जो आपकी स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, दे आर इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि आपकी रिक्वायरमेंट ठीक नहीं है, और जब से रिक्वायरमेंट्स ठीक नहीं है तो सिस्टम विल नॉट बिहेव जैसे उसको कहा गया है, वो वैसा काम शायद हो सकता है। सॉरी, सिस्टम स्पेसिफिकेशन अगर इनकरेक्ट है तो द सिस्टम कैन बिहेव एज स्पेसिफाइड। जैसे इनकरेक्ट था तो वैसे ही आपने उसको बताया हुआ है, तो वो वैसे ही काम करेगा, बट स्टिल इट विल कॉज एन एक्सीडेंट। तो आप कहते हो कि स्पेसिफिकेशन एरर की वजह से आपका सिस्टम क्या है, दैट इज अनसेफ रिलायबल सिस्टम। एक सेकंड जी, मैं आपसे बात करता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। استاذ حسن وتوكم كفار كي وتوكم. هذا سيد زوجكم سيد. सही था, ठीक था, सही था। बस मेहरबानी उस तीस आउटलाइन रहा लेगा ना ब्या खुशहाल है। 1000 لا دي خير وكي ابو بخبركم.
तो अल्लाह ये सारा के मुंगा बारे लगे रहे हम वाची सही बेगा माशा बशी खा सही साम वो बशी बची जैसा क्लास खत्म हो गया अच्छा जी तो ये सॉरी सॉरी थोड़ा सा कॉल आ गई थी अनसेफ रिलायबल सिस्टम है तो अनसेफ रिलायबल सिस्टम नॉर्मली किस वजह से हो सकते हैं स्पेसिफिकेशन एरर की वजह से हो सकते हैं लेकिन अगर किसी ने गलत स्पेसिफिकेशन दी है रिक्वायरमेंट्स गलत तरीके से डिफाइन की गई है तो जो गलत तरीके से रिक्वायरमेंट डिफाइंड है तो स्टिल सिस्टम विल प्रोवाइड द करेक्ट सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स ठीक है तो यहाँ पे वो है लेकिन फिर भी चांसेस है बिकॉज रिक्वायरमेंट्स आपकी तो एक्चुअली गलत है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एन एक्सीडेंट कैन अकर ये रीजन क्या हो सकती है स्पेसिफिकेशन एरर हो सकता है और उस स्पेसिफिकेशन एरर की वजह से आपका सिस्टम क्या बन सकता है अनसेफ रिलायबल सिस्टम होगा रिलायबल इसलिए होगा कि वो रिक्वायरमेंट्स इनकरेक्ट है लेकिन जो रिक्वायरमेंट इनकरेक्ट है तो वहां पे जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम सर्विसेज है वो तो करेक्ट है तो हम कहते हैं कि रिलायबल सिस्टम है लेकिन चूंकि यहाँ पे चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट है तो इस एक्सीडेंट की वजह से हम कह रहे हैं कि सिस्टम क्या बन रहा है दैट इज अनसेफ रिलायबल सिस्टम और उसकी एक रीजन क्या हो सकती है कि देयर इज एरर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिकेशन एरर इसकी दूसरी वजह क्या हो सकती है कि हार्डवेयर अगर फेल हो जाए सॉफ्टवेयर ठीक काम कर रहा है लेकिन अगर हार्डवेयर फेल हो जाए तो हार्डवेयर विल जनरेट स्पोरियस इनपुट कहते हैं अनवांटेड सिग्नल्स को ठीक है तो अब यहाँ पे ये समझ नहीं आएगी सिस्टम को कि हार्डवेयर वहां पे मेल फंक्शन कर रहा है तो सॉफ्टवेयर को इंफॉर्मेशन आ रही है कि हार्डवेयर से वो वाले सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं सॉफ्टवेयर को जिनको वो हैंडल या टैकल ना कर सके तो देर इज अ पॉसिबिलिटी देन एन एक्सीडेंट कैन अकर तो अब आपका सिस्टम क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सिस्टम कैन बिकम अनसेफ रिलायबल सिस्टम फिर इसकी एक और क्या हो सकती है कॉन्टेक्स्ट सॉरी सेंसिटिव सर इशूइंग द राइट कमांड एट द रॉन्ग टाइम या ऑफरली आप करते भी हो कि आप सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम्स की एग्जांपल ले लो यहाँ पे कीबोर्ड में एक बटन है विंडो का बटन है जब आप सिस्टम को बूट अप करते हो आप इसको बार बार प्रेस करो तो कमांड तो ठीक है लेकिन कमांड को प्रेस करने का टाइम जो है वो गलत है तो नॉर्मली ऑपरेटर की गलती होती है कि वो गलत टाइम पे ठीक कमांड दे लेकिन उसकी टाइमिंग क्या हो गलत हो तब भी जाके आपके सिस्टम्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दे कैन बिकम अनसेफ रिलायबल सिस्टम्स ठीक है यहाँ और फिर इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी के हवाले से अगर आप बात करते हो सेफ्टी टर्मिनोलॉजी के हवाले से बात करते हो तो सेफ्टी टर्मिनोलॉजी डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद एक्सीडेंट और मिसहैप और एक्सीडेंट और मिसहैप की वजह से क्या हो सकता है आपके पास हैजर्ड की एक पोटेंशियल सिचुएशन आ सकती है जब हैजर्ड अकर हो रहा है तो सिस्टम में हो सकता है कि वो क्या करे ऑलरेडी हमने सेफ्टी के हवाले से बात की है कि डैमेज टू द इन्वायरमेंट और डैमेज टू ह्यूमन लाइफ और इंजरी टू ह्यूमन लाइफ आकर हो सकती है फिर ये देखा जाएगा कि डैमेज कितना है तो डैमेज के लिए देखा जाएगा कि हैजर्ड की सेवेरिटी कितनी है ठीक है वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ है और फिर हैजर्ड देखा जाएगा कि हैजर्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है और ऑलरेडी ये आइडेंटिफाइड हैजर्ड है कि नहीं इन द फॉर्म ऑफ रिस्क तो एक्सीडेंट और मिसहैप है तो ये कोई ऐसा इवेंट होता है जिसको आप कभी प्लान नहीं करते आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो आपने प्लान नहीं किया होता कि मैं आज एक्सीडेंट करूंगा ठीक है वो डिपेंड करता है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट कौन से अकर हो रहे हैं वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपके सिस्टम के अंदर जो अकर हो रहे हैं वो डिफाइन करके देगा कि वेदर अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इज देयर और नॉट इफ इट इज देयर तो फिर समथिंग इज अकरिंग उसको आप कहते हो हैजर्ड और ये क्या है दिस इज अ सिचुएशन या ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे इसमें पोटेंशियल होती है कि वो एक एक्सीडेंट को अकर करवा सकता है ठीक है हैजर्ड में ये पोटेंशियल होता है कि वो एक्सीडेंट करवा सकता है जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी में स्टेयरिंग बॉक्स के या जो लेवर है उसके अगर नट या स्क्रू या वो टाइट नहीं है या उस तरह वो स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है तो इसके अंदर इस कंडीशन के अंदर देर इज अ पोटेंशियल मतलब ये कि इसमें ये सलाहियत है कि आपके साथ क्या हो सकता है यू कैन फेस एन एक्सीडेंट और यू कैन फेस अ मिसहैप ठीक है तो फिर फेलियर ऑफ द सेंसर दैट डिटेक्ट्स यहाँ पे एग्जांपल है कि फेलियर ऑफ अ सेंसर दैट डिटेक्ट्स एन ऑब्स्टिकल इन फ्रंट ऑफ अ मशीन इज एन एग्जांपल ऑफ हैजर्ड और हैजर्ड की वजह से क्या हो सकता है
अगर हैजर्ड है तो हैजर्ड की वजह से क्या हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके यू विल बी इन अ सिचुएशन विच इज कॉल्ड एज एक्सीडेंट और मिसहैप। ठीक है, इसके साथ फिर एक और चीज रिलेटेड है सेफ्टी टर्मिनोलॉजी में, वो स्क्रीन क्या है? सर, जी, सर स्क्रीन शेयर करें हमारे साथ। नहीं शेयर सर मैं बताओ उसने मैसेज जो करो बताओ सर रिस्पांस ना रहा कोई। दाखिल मख की हुई क्या ना सर तास दाखिल। मा पा कटिंग हुई थी। हाँ जी, खैर दे स्लाइड में बेवगुरी। अच्छा, फिर उसके बाद डैमेज है। डैमेज के हवाले से बात है तो अमेयर ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम अ मिसहैप। ठीक है, अगर मिसहैप हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है आपके साथ, तो आप फिर ये देखते हो कि डैमेज, देखते हो कि डैमेज कितना है। तो डैमेज कितना है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो आपकी हैजर्ड की सिवियरिटी पे डिपेंड करेगा कि हैजर्ड कितना सिवियर था। ठीक है, वर्स्ट पॉसिबल हैजर्ड सिवियरिटी के असेसमेंट ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल डैमेज दैट कुड रिजल्ट फ्रॉम अ पार्टिकुलर हैजर्ड। ठीक है, तो सिवियरिटी ये देखी जाएगी कि हैजर्ड की नौयत क्या है। जो हैजर्ड की नौयत है वो एक्चुअली आपको क्या डिफाइन करके देगा, डैमेज। और डैमेज किसका रिजल्ट आएगा, डैमेज इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट और मिसहैप। ठीक है, और फिर ये भी देखा जाएगा कि हैजर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि आया ये हैजर्ड अकर हो भी सकता है या नहीं अकर हो सकता। और इसके साथ फिर ये भी देखा जाता है कि आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है ऑलरेडी कि whether this hazard has the potential, whether it will occur or it will not occur। तो आपने hazards जो डिफाइन किए हुए उनको आपने इन द फॉर्म ऑफ द रिस्क डिफाइन किया हुआ है। रिस्क है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट और मिसहैप। ठीक है, और एक्सीडेंट और मिसहैप एक्चुअली किस वजह से हो रहा है कि देर इज अ पोटेंशियल थिंग कंडीशन प्रेजेंट जिसको आप कहते हो हैजर्ड, और हैजर्ड की वजह से डैमेज होगा। डैमेज कितना होगा वो डिपेंड करता है कि हैजर्ड की नौयत क्या है, हैजर्ड की सिवियरिटी कितनी है। हैजर्ड अगर होगा या नहीं होगा तो उसके लिए आप क्या डिफाइन कर दोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर दोगे कि मैं रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ तो हर रोड में हर एक गाड़ी तो एक्सीडेंट नहीं कर रही, रोड में से 100 में से या लाखों में से या हजारों में से कोई एक आध गाड़ी होगी जो एक्सीडेंट करेगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये 1 बाय, फॉर एग्जांपल अगर 100 में से एक गाड़ी एक्सीडेंट कर रही है तो हैजर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/100 हो जाएगी आपके पास। फिर हैजर्ड की प्रोबेबिलिटी बेस देखी जाएगी कि हैजर्ड की सिवियरिटी कितनी है, उसकी सिवियरिटी उसको कितनी हद तक नुकसानदेह है। वहां से आपको किस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि डैमेज कितना अकर हो रहा है। और डैमेज किस वजह से हो रहा है, बिकॉज एन हैजर्ड हैज अकर्ड, और इस हैजर्ड की वजह से आप किस सिचुएशन में हो, यू आर इन ए सिचुएशन ऑफ अ एक्सीडेंट और मिसहैप। ठीक है, और इन सारी चीजों को आप ऑलरेडी डिफाइन कहाँ पे कर चुके होते हो, इन द फॉर्म ऑफ रिस्क आइडेंटिफाई फॉर अ प्रोजेक्ट। ये तो होगी सेफ्टी टर्मिनोलॉजी के हवाले से थोड़ी सी बातें। फिर आप सेफ्टी को अचीव कैसे करते हो, तो सेफ्टी को जब आप सिस्टम के हवाले से अचीव करते हो तो आपके पास पहली कोशिश तो ये होती है कि हर उस चीज़ को अवॉइड करो जिसकी वजह से हैजर्ड अकर हो सकता हो। ठीक है, हर उस चीज़ को, रोड पे जाओ ही ना तो एक्सीडेंट ही नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली सिचुएशन ये नहीं होती। आप क्या करते हो, आप लोग डिज़ाइन ऐसा रखते हो, आप ड्राइविंग मैनेजमेंट स्किल्स ऐसी रखते हो, आप अपनी गाड़ी के टायर्स को अपडेटेड रखते हो, आप अपने स्टीयरिंग कंट्रोल्स को ठीक रखते हो, आप नट बोल्ट्स को प्रॉपर रखते हो, इंजन के हवाले से गाड़ी को ठीक रखते हो। यही बात सॉफ्टवेयर के हवाले से भी है कि आप अपने सिस्टम का डिज़ाइन ऐसा रखो कि वो कम से कम हैजर्ड्स को कन्फ्रंट करे। जब वो कम से कम हैजर्ड्स को कन्फ्रंट करेगा तो एक्चुअली आप कोशिश कर रहे हो कि हैजर्ड को क्या करो, अवॉइड करो इन द मीन वाइल टू अचीव सेफ्टी इन अ सिस्टम। ठीक है, तो आप सिस्टम की सेफ्टी को अचीव कर सकते हो अगर आप क्या करो, हैजर्ड को अवॉइड करो। अगर हैजर्ड को अवॉइड नहीं कर सकते हो तो फिर आपके पास हैजर्ड डिटेक्शन एंड रिमूवल मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि अगर हैजर्ड अकर भी हो रहा है सिस्टम के अंदर तो आप इन द फॉर्म ऑफ डिज़ाइन आप स्पेसिफिकेशन में जाके देखो कि हैजर्ड कहाँ पे अकर हो रहा है, उसको डिटेक्ट करो और उसको रिमूव करो, ता इससे पहले कि वो आपके सिस्टम में एक्सीडेंट या मिक्स हैप की फॉर्म में अकर हो सके फिर। ठीक है, और ये अगर ये दोनों नहीं हो रहे तो फिर आप क्या करो, कोशिश करो कि डैमेज को क्या करो, लिमिटेशन में या डैमेज को लिमिट करने की कोशिश करो कि सिस्टम इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फीचर्स दैट मिनिमाइजेस द डैमेज दैट मे रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सीडेंट। ठीक है, डिटेक्शन हो गई या रिमूवल नहीं हुई तो योर सिस्टम विल गो टूवर्ड्स एक्सीडेंट केस और सिनारियो।
तो यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, डैमेज की लिमिटेशन पे काम करोगे और डैमेज को लिमिट करोगे। आप अवॉइड कर रहे हो या डिटेक्ट या रिमूव कर रहे हो या लिमिट कर रहे हो, इन तीनों की वजह से आप सेफ्टी को क्या कर रहे हो, सिस्टम के अंदर अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है। नॉर्मल एक्सीडेंट्स है, थोड़ा सा इसको देख लो। एक्सीडेंट्स इन कम्प्लेक्स सिस्टम्स रेयरली हैव अ सिंगल कॉज एज दीज सिस्टम्स आर डिजाइंड टू बी रेजिलियंट टू अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ठीक है। नॉर्मली जो कम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं तो उनमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, और वो मल्टीपल फैक्टर्स कैन डू हैव द पोटेंशियल टू कॉज एन एक्सीडेंट, और जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि दीज आर दी नॉर्मल एक्सीडेंट्स प्रेजेंट इन दी सिस्टम। ठीक है। तो सिंगल पॉइंट एरर, नॉर्मली सिंगल पॉइंट फेलियर कम्प्लेक्स सिस्टम्स के हवाले से डिफाइंड भी नहीं होते। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल एक्सीडेंट्स आर अ रिजल्ट ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ मेल फंक्शन। जब आप सिस्टम फेलियर की तरफ जाता है तो वहां पे कोई एक रीजन नहीं होती, वहां पे एक रीजन के साथ एसोसिएटेड दूसरी, और दूसरी के साथ एसोसिएटेड तीसरी रीजन होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका सिस्टम क्या करेगा, इट विल गो टूवर्ड्स एक्सीडेंट सिचुएशन। ठीक है। तो इट इज प्रोबेबली द केस दैट anticipating all problem combinations, especially in software control system, is impossible, so achieving complete safety is इम्पॉसिबल। ठीक है। कंप्लीट सेफ सिस्टम बनाना या इसका कोई दावा करे कि यार ये सिस्टम जो है ये किसी हद तक तो सेफ हो सकता है, लेकिन जिसको काफी हद तक सेफ सिस्टम हम कहते हैं, लेकिन ये 100% सेफ सिस्टम है इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, बिकॉज सिस्टम्स के अंदर कॉम्बिनेशंस भी है, सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशंस भी है, सिस्टम के अंदर विद इन द सिस्टम कम्युनिकेशन भी है, और सिस्टम के अंदर आउटसाइड द सिस्टम भी कम्युनिकेशन होती है। तो इसकी वजह से देयर इज अ पोटेंशियल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी that system can go towards an accident situation where a system is going towards failure situation, और उसकी possibility क्या हो सकती है कि there are many reasons for malfunctions to be occurring in the system। तो ये थोड़ी सी सेफ्टी के हवाले से हमने डिस्कशन की है कि व्हाट इज सेफ्टी ऑफ अ सिस्टम, और सेफ्टी और रिलायबिलिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, कि जब आपका सिस्टम रिलायबल होगा तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम सेफ भी होगा। ठीक है। लेकिन अवेलेबिलिटी की बात जब हमने की थी, अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी की, तो रिलायबिलिटी के लिए मैंडेटरी सिचुएशन है कि आपका सिस्टम पहले अवेलेबल होगा।